बहुत सारा प्रोसेस पैरेलली प्रिंटर को एक्सेस कर रहा है, कुछ कमांड दे रहा है। क्या कमांड देगा? प्रिंट करने का। तो प्रिंटर के पास क्या है? प्रिंटर के पास जो कमांड आ रहा है उसके लिए एक डायरेक्टरी बना हुआ है, मतलब एक डेटाबेस कह सकते हैं। उस डेटाबेस में कमांड आया, जो भी प्रिंट करना है वो स्टोर होते चला गया और यहां से सीक्वेंस ऑर्डर में, सेम सीक्वेंस ऑर्डर में प्रिंटर इसको प्रिंट करते जाएगा। लेकिन यहां क्या है? प्रोसेस एक से ज्यादा प्रोसेस एक कमांड दे सकता है। तो कॉमन क्या चीज है? स्पूलर डायरेक्टरी है जो कॉमन है ना। तो किसी कॉमन कोड यहां पर कुछ ना कुछ है जो सेम वेरिएबल को एक्सेस किया जा रहा है अलग अलग प्रोसेस से, मतलब प्रॉब्लम आने का चांसेस है। क्या प्रॉब्लम आएगा अभी देखते हैं कोड को रन करवाकर। अच्छे से समझते चलना, जो भी डिटेल है एक बार में कुछ हो सकता है कि मिस हो जाए। अगर तो एक बार और अभी ही देख लेना, जहां पर प्रॉब्लम हुआ है वहां रुककर थोड़ा पीछे आकर फिर से देखना, क्योंकि अभी नहीं समझोगे फिर अगली बार पूरा वीडियो देखना होगा। मतलब क्या है? टाइम बर्बादी है। तो टाइम सेव करने के लिए इन फ्यूचर और ज्यादा दिन तक सेम डिटेल को माइंड में रखने के लिए, रिटेन करने के लिए पहली बार में ही अच्छे से समझो, टाइम देकर एकदम फुल कंसंट्रेशन से। और हम आराम से बताते भी हैं, हम जल्दी कहाँ कभी करते हैं, इसलिए आराम से समझो। यहाँ क्या है? प्रिंटर है। यहाँ एक से ज्यादा प्रोसेस है, मल्टीपल प्रोसेस है। एक क्या है? स्पूलर डायरेक्टरी। तो प्रोसेस का कोड को लिखते हैं पहले, कि प्रोसेस जब कमांड देगा तो क्या ऑर्डर में अपने कोड को एग्जीक्यूट करेगा। एक तो मेरे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जब भी पढ़ाना शुरू करो कोई ना कोई आदमी आते जाते रहेगा। पता नहीं कहाँ लोग बिजी है, समझ ही नहीं आ रहा है। बिजी है, खुद वो खुद बिजी है। तुम लोग बिजी मत हो जाना। आसपास में जो रूम लॉक करके कहीं जा रहा है हॉस्टल से, जाने दो, घूमने दो। शाम को पढ़ाई कर रहे हो, कभी भी पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ाई करो अच्छे से। और फिर पढ़ाई के बाद हम भी ऑफ करेंगे, कहीं जाएंगे घूमने, तुम भी जाना घूमने, साथ साथ में घूमेंगे हम लोग।
बोर्ड जानते हो थोड़ा नीचा हो गया है, थोड़ा और हाइट पर होता तो ज़्यादा बेटर होता। क्या हाइट तो ऊपर तक जाता, आराम से लिखते, यहाँ तक में कंप्लीट होता, तो नीचे जाने का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता। चलो फिर भी बस यही है, इसके अलावा तो और कुछ ऐसा है नहीं। चलो तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो इंक भरने बोल दिया, अभी तक इंक ही नहीं आया है। चलो रेड पेन है हम लोग के पास। देखो क्या यहाँ पर है, एक है स्पूलर डायरेक्टरी, एक क्या है, जैसे बफर था प्रोड्यूसर कंज्यूमर में, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किया, यहाँ स्टोरेज एक बफर है, कंज्यूमर यहाँ से कंज्यूम करेगा। सेम वैसे ही यहाँ पर मल्टीपल प्रोड्यूसर है, समझो प्रोसेस है, एज ए प्रोड्यूसर ये बिहेव कर रहा है, मतलब ये कुछ प्रोड्यूस देगा, कमांड देगा, वो कहाँ आएगा कमांड, स्पूलर डायरेक्टरी में, वहाँ बफर की जगह है जो स्पूलर डायरेक्टरी ले लिया है। इसके बाद कहाँ जाएगा, आउट होने के लिए प्रिंटर है जो यहाँ से कुछ बन रहा है चटपटा, कुकर बुकर का आवाज आ रहा है, चलो बनने जो देखते हैं क्या बनता है। चलो कोई नहीं, तो प्रिंटर क्या कर रहा है, प्रिंटर इस डेटा को कंज्यूम कर रहा है, कहाँ से, आउट से। आउट क्या है, आउट है जो इस डायरेक्टरी का लोकेशन को बताता है कि कौन से लोकेशन से डेटा को लेना है प्रिंट करने के लिए। इन क्या है, इन है जो लोकेशन बताएगा नेक्स्ट फ्री लोकेशन कौन सा है जिसमें कि प्रिंट करने के लिए, जैसे प्रिंटर कनेक्टेड है तो प्रिंट करने के लिए कमांड जाकर स्टोर होगा। तो यहां मान लेते हैं कुछ वैल्यू एक दो इंटर करके देख लेते हैं, क्या ABC DEF, मार्कर नहीं हुआ, ओ बताओ, मार्कर का इंक नहीं मिल रहा है। चलो कोई नहीं, हम लोग अपना काम करते हैं। तो इसमें देखो प्रिंटर का क्या काम है, प्रिंट करना है। कहां से प्रिंट करेगा, ए बफर से, जो कि स्पूलर डायरेक्टरी इस बफर का नाम है, यहां पर वहां से प्रिंट करेगा। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट खाली कौन सा है, 3 है ना। तो देखो क्या किया, इनमें 3 लिख दिए, क्यों, अगला एम्प्टी स्लॉट कौन सा है, 3 है ना। उसके बाद प्रिंटर कहां से डेटा ले सकता है, एक ऑप्शन है 1 से ले, एक ऑप्शन है 2 से ले, कहीं ना कहीं एक जगह से डेटा को लेना है। तो अभी इन 3 यहां पर है। उसके बाद एक और, जब एग्जीक्यूशन के लिए एक और भी प्रिंट के लिए कमांड आएगा, इन कहाँ होगा, 4 पर, उसके बाद 5 पर। सिंपल सोचो कि प्रिंटर को कहाँ से लेना चाहिए था, प्रिंटर अगर यहां से ले लेगा, 2 से अगर लेगा, आउट का वैल्यू मान लो 2 कर लेते हैं यहाँ पर, तो 2 के डेटा को प्रिंट कर लेगा, 2 के डेटा को प्रिंट करेगा। और इन के ऑर्डर को देखकर हम लोग एक चीज समझ चुके हैं कि 1 में जो डेटा है, एक कमांड कोई प्रोसेस पहले ही दे चुका है, मतलब क्या हुआ, पार्शलिटी हो गया, पहले दिया है, इसको डिले करवा रहे हैं और नए वाले को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं।
नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू है प्रिंटर के आउट में वो कितना होगा, प्रिंटर का आउट वैल्यू है जो 1 होगा। यहां से प्रिंट कर रहा है, यहां से इन जा रहा है, थर्ड में आया। मल्टी प्रोसेसर है, मान लो 1 2 3 है, या और भी देखो, मान लो और भी प्रोसेसर है। अब देखो इस कमांड को रन करवाते हैं, ध्यान से देखना क्या रन होगा। अभी क्या बोल रहा है, प्रोसेस P1 के लिए मानते हैं अभी, ठीक। एक प्रोसेस P1 के लिए, सबके लिए, P1 भी यही कोड को एग्जीक्यूट करेगा, P2 भी यही कोड को करेगा, पीछे जितना भी प्रोसेस है सारा प्रोसेस सेम कोड को एग्जीक्यूट करेगा। किसके लिए, प्रिंटर को कमांड देने के लिए। तो कोड को रन करवाते हैं एक प्रोसेस के लिए। लोड RI मतलब क्या है, रजिस्टर है P1 का, मतलब R1 यहाँ हो जाएगा, P2 का रजिस्टर R2 बन जाएगा, P3 का R3 बन जाएगा। मतलब रेस्पेक्टिव रजिस्टर है, सबका अपना अपना रजिस्टर है, मेमोरी एक दिया गया है इसको, जो रन करने के लिए, कोड को रन करवाने के लिए ये रजिस्टर का यूज कर सकता है। तो क्या हुआ, लोड RIMIN, IN का जो वैल्यू है, IN का क्या वैल्यू है, अगला नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट जो है उस लोकेशन का ये वैल्यू बता रहा है, इनका वैल्यू बता रहा है कि अगला नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन कौन सा है इस बफर में, स्पूलर डायरेक्टरी में। तो इनका वैल्यू कहाँ लोड हुआ, RI में। तो यहां लिखते हैं RI में किसका वैल्यू लोड हुआ, इन का वैल्यू लोड हुआ। इन कितना है, 3 है। इन कितना आया, 3 आया। उसके बाद स्टोर SDRI फाइल नेम, कुछ फाइल नेम है, कुछ जैसे ये भी एक फाइल नेम है, ABC एक फाइल नेम है, जो कोई प्रोसेस यहाँ कमांड दिया था, इसी फाइल को प्रिंट करवाना है। DEF ये भी एक फाइल नेम है। उसी तरीके से FN एक फाइल नेम है जो P1 चाहता है प्रिंट करवाना। तो क्या यहाँ बता रहा है, स्टोर SDRI, मतलब ये क्या था, ये जो बताए थे, बफर बताए थे, ये एक तरह से क्या था, एरे है। एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, एरे ए, इसका लोकेशन I, मतलब ith प्लेस जो एरे का होगा उसमें किसी डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं या फिर रिट्रीव करना है, तो रिट्रीव कर रहे हैं। क्या था, एक एरे ए है, ये क्या है, 0 1 2 ऐसे ऐसे बना हुआ है। मान लो ith प्लेस है, ith प्लेस में या डेटा को इंटर कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं वहां से डायरेक्टली। तो यहां पर क्या है, I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू 3 है। मतलब I मीन्स RI में जो है रजिस्टर में लोड कर लिया ना, इन का वैल्यू जो मेमोरी लोकेशन है उसका वैल्यू इन में था, इन से वो रजिस्टर में लेकर चलाया, और यहाँ इन से कहाँ लाया, रजिस्टर में आ चुका है। उसके बाद देखो क्या है, स्टोर SDRI, मतलब स्पूलर डायरेक्टरी का जो RIth लोकेशन है, RIth क्या है, RI का वैल्यू है 3, मतलब थर्ड लोकेशन है। इसमें क्या स्टोर करना है, FN ही है ना। तो देखो यहां क्या स्टोर कर दिए, FN। अब ये स्टोर हो चुका है। क्यों स्टोर किया गया है, ये प्रोसेस प्रिंट करवाना चाहता है प्रिंटर से कोई चीज, स्टोर हो गया। इसके बाद ये क्या किया, इंक्रीमेंट RI को क्या किया, इंक्रीमेंट किया, मतलब इंक्रीमेंट मतलब 1 इंक्रीज करेगा तो 4 हो गया वैल्यू। उसके बाद क्या किया, स्टोर MIN RI, मतलब RI का जो वैल्यू है, RI का जो नया वैल्यू है, अपडेटेड वैल्यू है, वो कहाँ स्टोर करना है, IN में स्टोर करना है, IN में स्टोर करना है। तो RI का वैल्यू कितना है, 4 है। तो IN में क्या करेंगे, IN में यहाँ से वैल्यू लिए और यहाँ स्टोर कर दिए 4। चलो 4 आ गया। अब ये रन कर लिए ना। अब एक और प्रोसेस आया, P2 आया। P2 क्या किया है, P2 आया तो सेम कोड को रन करवाया। सेम कोड को रन करवाने में क्या हुआ, उसका अपना R2 होगा। जैसे यहां पर मान लो
इसको R1 लिखते, अगर P1 प्रोसेस के लिए लेते तो मान लो ये R1 है, उसका अपना रजिस्टर है R2। R2 में क्या हुआ, क्या लोड करवाया है, IN का वैल्यू। IN का वैल्यू क्या है, इन का वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब 4 को लोड किया। अगला स्टेटमेंट में क्या किया, स्टोर किया फाइल नेम को SD के एक्सप्लोरर डायरेक्टरी के RIth लोकेशन में। RI का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है, मतलब 4th लोकेशन में किया, तो 4th लोकेशन में कर देते हैं F, तो जी नहीं अच्छा बना, लो GHI से G को क्या करेंगे, मेरे पास ऑप्शन है ना, तुम क्या सोच रहे हो, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है मेरे पास मिटाने का, रब करने का फैसिलिटी है मेरे पास। तो GHI कुछ भी .doc कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा मान लो कुछ है जो प्रिंट करवाना चाहता है। R2 का वैल्यू कितना था, 4 था, इसलिए 4 इसमें आया, यहाँ 4 था, 4 से R2 में आया था, फिर यहाँ स्टोर करवाए एक फाइल नेम को, फिर इंक्रीमेंट RI को इंक्रीमेंट किए हैं। RI जो R2 है P2 के लिए, इसको क्या किए, इसको इंक्रीमेंट करके बनाए 5 बना लिए ना। अब यहाँ पर प्रीएम्प्ट करवाते हैं इस प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस, P1 को। P1 अभी एग्जीक्यूट कर रहा था ना, P1 को जब किए कंप्लीट हुआ था, अभी P2 एग्जीक्यूट कर रहा है, P2 ये कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, तो क्या करवाए, यहाँ पर प्रीएम्प्ट करवाए, यहाँ पर क्या करवाए, प्रीएम्प्ट, यहाँ लिख लो प्रीएम्प्ट करवाए इसको, कितना, 3 कोड रन करवाकर। तो कोड रनिंग का सीक्वेंस है, उसको हम यहाँ अलग से लिखते हैं, लो कोड रनिंग का सीक्वेंस, इसी को ऑब्जर्व करना है ना। तो O1 किसका करवाए, P2 का, फिर 2 भी करवाए, उसी तरीके से 2 भी करवाए, इसका P2 का, उस तरीके से 3 भी करवाए P2 का। 3 क्या है, इंक्रीमेंट RI को इंक्रीमेंट किए, उसके बाद एक प्रिंट हो गया है, उसके बाद P2 के लिए एक कोड है जो यहां से प्रिंट हुआ। फिर मान लो P3 आया, मान लेते हैं P3 आया, उसके बाद तो P3 क्या करेगा, इस कोड को फिर से और रन करवाएगा, क्यों, क्योंकि उसको भी कुछ प्रिंट करवाना है, वो भी करवाएगा। तो P3 के लिए क्या हो गया, एक रजिस्टर आ गया R3 आया ना, P3 का रजिस्टर है, P3 का रजिस्टर है R3, ये भी वैसे ही कोड को रन करवाएगा। कैसे करवाएगा, लोड IN का वैल्यू क्या है, 4 है, IN का वैल्यू क्या है, 4 है, उसको अपने रजिस्टर में ट्रांसफर किया है। इसका रजिस्टर क्या है, P3 का R3 है। फिर फाइल नेम जो है, जो प्रिंट करवाना है, उसको स्टोर किया कहाँ, RIth पोजीशन पर, मतलब R3 के पोजीशन पर। R3 का वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब कि 4th पोजीशन पर अपने फाइल को स्टोर करवाया। देखो कैसे स्टोर करवाया है, इस वाले को ओवरराइट कर दिया, स्टोर करेगा ना, स्टोर फाइल नेम RI में SD का RI का वैल्यू, R3 का वैल्यू 4 है, यहां पर ही करेगा ना। यहां क्या किया, KUM, मान लो कुम है, ऐसे कुमनव नाम है, चलो कुमनव ही अपना लिख लेते हैं, कुमनव स्टोर करना था। अब किया क्या है, P2 जो अपना प्रिंट करवाने के लिए GHI.doc लिखा था, इस पर ओवरराइट कर दिया, उसके ऊपर से वो लिख दिया है कुमनव। अब कभी प्रिंट हो सकता है क्या GHI.doc, मतलब P2 को जो चीज प्रिंट करवाना था वो तो लॉस हो गया, ओवरराइट किया हुआ है ना।
लॉस्ट हो गया ना ये चीज। अब दोबारा ये मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। क्यों? यहाँ पर नया डेटा स्टोर कर दिया है। उसके बाद कुछ भी करना है स्टोर कर लो, RI का वैल्यू इन में, कुछ भी इन में कोई भी स्टोर करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, डेटा लॉस हो चुका है यहाँ ही। यहाँ क्या हो गया? डेटा लॉस, डेटा लॉस हो गया ना। तो ये क्या प्रॉब्लम आया? पहला प्रॉब्लम था, जो पहला प्रॉब्लम था इसको हटाओ। एक जो प्रॉब्लम हम लोग ऑब्जर्व किए थे प्रोड्यूसर कंज्यूमर में, वो क्या था? इनकॉन्सिस्टेंसी। यहां क्या सेकंड प्रॉब्लम ऑब्जर्व किए? सेकंड प्रॉब्लम में क्या हो गया? डेटा लॉस हो गया। सेकंड में डेटा लॉस हुआ है ना। समझ रहे हो कोड को पैरेलल में क्यों लॉस हुआ है? क्योंकि सब प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस है, सब प्रोसेस सेम इन के वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, सेम SD सबके लिए है। मतलब उसके कोड में कॉमन है ना, कॉमन वेरिएबल है ना। उस कॉमन वेरिएबल को रन करवाने के चलते यहां पर प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम डेटा लॉस आया। तो इसको रिमूव करने के लिए ही, मतलब कि ये प्रॉब्लम नहीं हो, ये प्रॉब्लम नहीं हो, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। मतलब जो भी कोड रन कर रहा है, जोन से स्टेटमेंट में जो भी स्टेटमेंट के चलते प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम के लिए उस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन ऑर्डर कुछ अलग से करेंगे, जिससे वो प्रॉब्लम नहीं आए। तो यही क्या है? सेम यही चीज है जो सिंक्रोनाइजेशन है। मतलब जो प्रॉब्लम कोड को सेम रहने पर आ रहा है, रन करवाने पर वो प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा सोचो, इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या हुआ था? वहां पर कुछ डेटा था जो ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा था, जो फाइनल आउटपुट था वो एग्जीक्यूशन ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा था। यहां क्या हुआ? ऑर्डर के चलते कुछ जहां प्रीएम्पशन किए, उसके चलते क्या हुआ? डेटा लॉस हो गया है। मतलब कहीं गलत आउटपुट मिल रहा है, कहीं डेटा लॉस हो रहा है। तो हो सकता है कहीं और कुछ प्रॉब्लम आ जाए। और क्या प्रॉब्लम आ सकता है? हो सकता है एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को रन ही ना करने दे, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को रन ही नहीं करने दे, मतलब डेडलॉक आ जाए। डेडलॉक भी आ सकता है ना। डेडलॉक एक दिन हम क्या बताए थे, जब बेसिक बता रहे थे स्टार्टिंग में, उस दिन बताया क्या? मान लो A और B दोस्त है, A के पास में पेन है, B के पास में पेपर है, दोनों को एप्लीकेशन लिखना है। A बोला B से पेपर देने के लिए, B बोला कि नहीं तुम पहले पेन दो। एक पेपर मांग रहा था, एक पेन मांग रहा था, दोनों ही इंतजार करते रहा, दोनों में से कोई एप्लीकेशन नहीं लिख पाया। मतलब क्या हुआ था? वहां पर डेडलॉक हुआ था। तो डेडलॉक भी हो सकता है ना, डेडलॉक हो सकता है ना। रिसोर्स कॉमन था ना दोनों के लिए। जैसे पेपर और पेन जो यूज कर रहा था, दोनों को ही वही रिसोर्स का यूज था, दोनों को पेपर और पेन चाहिए था। तो दोनों को जब पेपर और पेन चाहिए था, इसके चलते क्या हुआ? डेडलॉक हुआ। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है? डेडलॉक।
तो ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रहा था? ये सब प्रॉब्लम आ रहा था कॉमन कोड को रन करवाने के चलते। कॉमन कोड में क्या था? कुछ शेयर्ड वेरिएबल्स था, और शेयर्ड वेरिएबल होने के चलते क्या हो रहा था? उसका एग्जीक्यूशन में कभी इनकंसिस्टेंसी आ रहा है, कभी डेटा लॉस हो रहा है, और कभी डेडलॉक हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? जो कॉमन कोड जहां रहेगा उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या है? क्रिटिकल सेक्शन कोड का वो पार्ट है जहां पर कॉमन कोड रहे, मतलब शेयर्ड वेरिएबल रहे। इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? क्रिटिकल सेक्शन इज दैट पार्ट ऑफ कोड विच कंसिस्ट्स ऑफ शेयर्ड वेरिएबल और कॉमन कोड बिटवीन टू और मोर प्रोसेसेस। दो या दो से ज्यादा प्रोसेस है, उसका जो कोड है, कोडिंग है, उसमें कुछ शेयर्ड वेरिएबल यूज हुआ है। ये दोनों जो एरिया में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल सेक्शन, CS। बाकी सब क्या हो गया? बाकी सब नॉन क्रिटिकल सेक्शन हो गया। बाकी सबको किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक और चीज बताए थे क्या, जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर को चेंज करने से आउटपुट में चेंज आ रहा था। कल बताए थे ना, पिछले वाले में जब स्टार्ट किए थे हम सिंक्रोनाइजेशन का, तब क्या बताए थे? उसमें दो प्रोसेस का x + y करके कोड छोटा सा लिखे थे। उस कोड में क्या था? उसके एग्जीक्यूशन ऑर्डर के चलते आउटपुट चेंज हो रहा था। एक P1 का कोड था, एक P1 का कोड था, एक P2 का कोड था। इसमें क्या था? कोड में कुछ ऐसा x y का कुछ वैल्यू दिया हुआ था। x को दोनों ही चेंज कर रहा था, कभी ये चेंज कर रहा था, कभी ये चेंज कर रहा था, फिर से चेंज किया y को, फिर से y को चेंज किया। तो दोनों ही चेंज कर रहा था। मान लो सबसे पहले ये किए, इसके बाद यहाँ आए, फिर यहाँ गए और यहाँ आए, तब कुछ आउटपुट आया। एक और टाइम में क्या किए? पहले ये दोनों को कर लिए, फिर यहाँ आए, फिर ये दोनों को किए, तब कुछ और आउटपुट आ गया। फिर ये किए, इसके बाद यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ आए, तब कुछ और आउटपुट आ गया। मतलब एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पर डिपेंड करेगा। जब आउटपुट एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पर जब आउटपुट डिपेंड करेगा, इसका मतलब क्या है? कि आउटपुट सही नहीं है, डिजायर्ड नहीं है। कभी आ रहा है, मान लो किसी उस केस में एक ऐसा केस हो जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट को दे, जो हम आउटपुट चाहते हैं वही दे, लेकिन इसमें एक ऑप्शन बना है ना, एक चांस ऐसा बना हुआ है, हो सकता है हम जो चाह रहे हैं वो ना दे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी यहाँ क्रिएट हो रहा है कि कोई और भी आउटपुट दे सकता है। मतलब ये हमेशा वही आउटपुट नहीं देगा जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट है। इसका मतलब इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? रेस कंडीशन। ये क्या है? ये है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन, इसका डेफिनेशन क्या होगा? When the output of two or more processes depends on execution order of those processes। मतलब किसी के एग्जीक्यूशन ऑर्डर पर अगर डिपेंड करे, एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है अगर उस पर डिपेंड करता है आउटपुट, उस पर अगर आउटपुट डिपेंड करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेस कंडीशन। डेफिनेशन कहीं आ सकता है, बोर्ड सब एग्जाम में
कहीं कहीं डिफरेंशन आता है। तो आप देखेंगे क्या, ये सब तो प्रॉब्लम देख लिए हम लोग। तो जब स्टार्ट किए सिंक्रोनाइजेशन तो क्या बताए, क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने से क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो देख लिए क्या क्या प्रॉब्लम आया। इनकंसिस्टेंसी आया, उसके बाद क्या आया, लॉस ऑफ डेटा आया, उसके बाद क्या आया, डेडलॉक आया, उसके बाद क्या हुआ, रेस कंडीशन भी एक आ रहा है। किसके चलते आ रहा है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने से। तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो तो हम लोग देख लिए, प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो हम लोग देख लिए ना। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम लोग करना चाहेंगे कि प्रॉपरली सिंक्रोनाइज कर जाए प्रोसेस। जो भी प्रोसेस है प्रॉपरली सिंक्रोनाइज कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग को जो भी डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, जो भी डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वही आउटपुट मिले, वो आउटपुट चेंज ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए कुछ कुछ कंडीशन है, कुछ कुछ कंडीशन है। जो ये कंडीशन, ये सब कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगा तो उसी को बोलेंगे क्या, प्रॉपरली सिंक्रोनाइज, उसी को बोलेंगे ना। तो कंडीशन क्या क्या है, तो कंडीशन क्या है, एक है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा क्या है, प्रोग्रेस, तीसरा क्या है, बाउंडेड वेटिंग। अब बोलोगे ये सब नया नया शब्द आ गया, ये नया शब्द का क्या करें, कुछ नहीं करना है, समझना है। कैसे समझना है, हम समझाएंगे, इसी के लिए तो बैठे हैं। तो देखो क्या है, पहला को लेकर चलते हैं। पहला क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था ना, कहीं डेटा लॉस हो रहा है, कहीं डेडलॉक हो रहा है, कहीं डेटा गलत मिल रहा है, कुछ आउटपुट कभी सही मिलता है कभी गलत मिलता है। तो हमेशा ही सही मिले इसके लिए हम लोग क्या करना था, सिंक्रोनाइजेशन करना था। उसके लिए ये सब 1 2 3 ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे जब, तो सिंक्रोनाइजेशन होगा। तो सिंक्रोनाइजेशन ओरिजिनली प्रॉब्लम क्रिएट कहां से हुआ था, क्रिएट हुआ था क्या, एक प्रोसेस था P1, एक प्रोसेस था P2, इसका एक ऐसा कोड था, P2 का भी एक कोड था, इसमें एक पार्टिकुलर कोड, इसका भी एक पार्टिकुलर कोड, दोनों में कुछ कुछ चीज कॉमन था। तो कॉमन वाले को हम लोग क्या नाम दिए थे, कॉमन वाले को नाम दिए थे क्रिटिकल सेक्शन, यही दिए थे ना। इसमें कॉमन सेड वेरिएबल रहे, कॉमन कोड रहे, उसका नाम हम लोग क्या लिए थे, क्रिटिकल सेक्शन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है, इसका एक सिंपल एक स्टेटमेंट बोलता है क्या, कि जितना भी प्रोसेस है जिसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन करना है हम लोग को, वो प्रोसेस एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम में बस एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रन कर रहा होगा या फिर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा होगा। मतलब अगर एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2, उसके बाद एक प्रोसेस है P3,
एक प्रोसेस है P4, मान लेते हैं 4 अलग अलग प्रोसेस है। एक क्रिटिकल सेक्शन है, ये क्या है, ये है क्रिटिकल सेक्शन। तो यहां पर अगर P1 रहेगा, P1 अगर रहेगा तो P2, P3, P4 पक्का नहीं रहना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसका क्या वर्ड है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यहां लिख लो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ME लिख लो शॉर्ट में, बार बार यूज करेंगे हम लोग। ये क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो बोलो P2 कब करेगा, P2 को जब मन कहे करे, लेकिन जब P2 कर रहा होगा, जब P2 कर रहा होगा तो P1 भी नहीं आ सकता है, P3 भी नहीं आ सकता है, P4 भी नहीं आ सकता है। जब P3 कर रहा होगा तब ना तो A रहेगा, ना तो P1, ना तो P2, ना तो P4, ये तीनों में से कोई नहीं रहेगा, बस P3 ही रहेगा। कोई भी प्रोसेस रहे, कितना भी प्रोसेस है, 2 है, 4 है, 10 है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सिंपल बात बोलता है कि क्रिटिकल सेक्शन को किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम में सिंगल प्रोसेस ही एक्सेस करेगा। तो प्रॉब्लम कहां से आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था, याद करो हम लोग कैसे क्या कर रहे थे, कोड को जब रन करवाए हैं तो क्या कर रहे थे, कोड को रन करवाते समय हम लोग क्या कर रहे थे कि कोड है, कोड में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन है, हम लोग क्या करते थे, बीच में दिमाग लगाते थे कि वो ऐसा है, तो एक कोड है 4 लाइन का, 2 लाइन रन करवाते थे, इसको रन करवाए, इसको रन करवाए, दोनों को रन करवाने के बाद यहां पर प्रीइम्प्शन करते थे, प्रीइम्प्शन करते थे। उसके बाद किसी और प्रोसेस को लाते थे, इसके 2 कोड को करके फिर से प्रीइम्प्शन किए या रन करवाए, फिर उसके बाद यहां पर आए, कर रहे थे ना। एक कोड क्या था, क्रिटिकल सेक्शन में है, कोड तो कॉमन ही था ना, तो शेयर्ड वेरिएबल को, एक क्रिटिकल सेक्शन क्या है, कॉमन कोड या शेयर्ड वेरिएबल, जिस कोड में, कोड के जिस पार्ट में है उसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। तो एक से ज्यादा प्रोसेस जब एक्सेस करेगा क्रिटिकल सेक्शन को तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा, मतलब कुछ और प्रॉब्लम हो क्रिएट करेगा, जैसे कि इनकंसिस्टेंसी हो गया, डेटा लॉस हो गया, डेडलॉक हो गया, रेस कंडीशन आ गया, कुछ भी ये सब आ सकता है। कब, जब एक से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि अगर सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना है तो एक बार में क्रिटिकल सेक्शन को बस एक ही प्रोसेस एक्सेस करेगा, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, कोई ऑर्डर पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब शेड्यूलर नहीं है कि कोई ऑर्डर पर डिपेंड करे, नहीं, कोई भी प्रोसेस करे, 2 है, 4 है, 10 प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस एक्सेस करे, लेकिन एक बार में सिंगल प्रोसेस ही रहे, ये बात श्योर सर्ट है। ये क्या हो गया, ये हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन। उसके बाद क्या लिखे थे यहां पर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो गया, उसके बाद क्या लिखे थे, ये सब क्या है, ये सब है कंडीशंस जो कि फुलफिल होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, किसके लिए, सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए। एक इसमें बताए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा क्या है, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग जानो कि तुम्हारे पास अगर बाइक है, तुम्हारे घर में 5 मेंबर हैं, किसी एक आदमी को अगर बाइक का जरूरत है तो उस आदमी को बाइक मिलना चाहिए। अगर बाइक है तुम्हारे पास और बाइक फ्री है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में बाइक का यूज नहीं है, कोई आदमी बाइक को नहीं चला रहा है, और बाकी जो मेंबर है उसमें से किसी एक को बाइक का जरूरत पड़ गया अगर, तो उसको बाइक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं जो कोई बाहर के आदमी है, तुम्हारा छोटा भाई है,
और तुम अपने छोटा भाई को बोलोगे कि नहीं 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 तुम बाइक नहीं लेकर जा सकते हो। होता है, सब घर में होता है ऐसा है। छोटा भाई को बाइक नहीं था, क्यों? गिर जाएगा बाहर। हाँ, जब तुम छोटे थे तब तुम नहीं गिर गया, छोटा भाई गिर जाएगा ना। और छोटा भाई पास में बैठा है तो उसको सुना दो वीडियो, ठीक। तो बाइक मिलना चाहिए। इससे क्या है, इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या हो गया इस सेंस में कि अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री है जब कभी भी, और मतलब कोई नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन फ्री है मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, लो मिटा दिए सब, कोई प्रोसेस नहीं है, यहाँ कोई भी प्रोसेस नहीं है। और ये सब प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस को अगर इंटर करना है क्रिटिकल सेक्शन में, तो कंफर्म क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहिए। एक प्रोसेस, एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा में क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं करेगा। हालांकि प्रोग्रेस के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों सेपरेट है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखो अपना जगह है, हाँ ये अपना जगह है ना, कोई लिंकिंग ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, लिंकिंग नहीं बनाया है, ये अपना जगह है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन अपना जगह है, प्रोग्रेस अपना जगह। प्रोग्रेस का सिंपल मीनिंग है कि अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, किसी प्रोसेस को चाहिए अगर एक्सेस करना क्रिटिकल सेक्शन को, तो वो प्रोसेस यहाँ आकर एक्सेस करेगा, चाहे वो P1 हो या P2 हो या P3 या P4, जिस किसी को चाहिए वो एक्सेस करेगा। और बाहर में जो प्रोसेस है, अगर फ्री है क्रिटिकल सेक्शन, बाहर का कोई भी प्रोसेस, मान लो P2 आना चाह रहा है तो P2 को आने दिया जाएगा। ऐसा नहीं, बाहर का कोई भी प्रोसेस, चाहे वो P1 हो या P3 हो या P4 हो, कोई भी प्रोसेस P2 को नहीं रोक सकता है। कोई और प्रोसेस जो बाहर में है वो P2 को नहीं रोक सकता है। अगर नहीं रोक रहा है मतलब कि प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है। प्रोग्रेस का मतलब ही होता है, सिंपल मीनिंग देखो, प्रोग्रेस मतलब कि प्रोग्रेस करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने का मतलब क्या है, जब ये फ्री है तो इसको एक्सेस करना चाहिए, प्रोसेस को मिलना चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। ऐसा नहीं कि फ्री बैठा है और P2 को चाहिए, P1 बोला कि नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बोलो कि बोलेगा नहीं, प्रोसेस है ना, नहीं बोलेगा ना। इसका कोड में कुछ ऐसा चीज होगा जिसके चलते, कुछ लॉकिंग सिस्टम बनाया हुआ होगा जिसके चलते P2 को आने के लिए नहीं मिलेगा। जिस तरीके से तुम छोटा भाई को मना कर देते हो, उस तरीके से P1 में कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ होगा जो कि P2 को आने से रोक रहा होगा। तो कोड कहाँ देखेंगे, कोड भी देखेंगे, अभी सब आएगा। डेफिनेशन को जान लो। अभी फ्री है तो अलॉट होना चाहिए। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोग्रेस। ये सब क्या है, सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए कंडीशन है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन देख लिए, प्रोग्रेस देख लिए। अब अगला क्या देखेंगे, बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग का क्या मतलब है कि मान लो तुम वही बाइक लेकर जा रहे हो कहीं, तुम्हारा भाई एक है जो इंतजार कर रहा है घर पर, तो उसको एश्योरिटी होना चाहिए कि हाँ तुम्हारे बाद, या मान लो तुम्हारे बाद 2 और भी आदमी उस बाइक को चलाएगा, 2 चलाए, 10 चलाए, 15 चलाए, लेकिन श्योर शॉट होना चाहिए कंडीशन, कुछ लिमिट होना चाहिए कि हाँ इतना लिमिट के बाद बाइक तुमको मिलेगा। चाहे 2 लोग रहेंगे, चाहे 10 लोग रहेंगे, चाहे 20 रहेंगे, कितना भी रहेंगे, लेकिन पता होना चाहिए P1 को कि इतना लोग है, ये सब के बाद में हमको बाइक मिलेगा। ऐसा नहीं तुम बोलकर गए हो कि आते हैं 10 मिनट में बाइक दे देंगे, तुम लेकर आए हो, कोई और तुम्हारा दोस्त लेकर चला गया, फिर तुमसे पूछा भैया बाइक, तुम बोल रहे हो अरे वो ले गया है, ये ले गया है। फिर उसके बाद में तुमसे आया मांगने, जब ए लौट कर चला आया तो बी लेकर चला गया है, फिर तुम बोले बी लेकर गया है। फिर जब वो लौट कर आया फिर तुमसे भाई पूछा, तुम बोल दे अरे अभी तो सी लेकर चला गया।
ये क्या है? ये क्या है? बाउंडेड वेटिंग नहीं है ना। तुम बोले हो अभी मिलेगा, नहीं मिल रहा है। एक ऐसा चांस बन रहा है कि उसको शायद कभी ना मिले। मान लो बी सी डी ई एफ 5 ऐसा है, बी लिया, उसके बाद सी लिया, उसके बाद डी लिया, और डी के बाद फिर से बी ले लिया, फिर से मान लो सी ले लेगा। ये सब में ही रोटेट करते रह जाए, ए को चांस ना मिले, तुम्हारे भाई को चांस ना मिले, तुम्हारे भाई को चांस ना मिले। ये क्या था? बाउंडेड वेटिंग यही कहता है, बाउंडेड वेटिंग का मतलब यही है कि जब प्रोसेस डिमांड किया है उसको एश्योरिटी होना चाहिए कि हाँ इतने टाइम बाद, इतना प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बाद उसको क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने को मिलेगा, क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने का चांस मिलेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बाउंडेड वेटिंग। तो इसका मतलब क्या है? जो हम लोग क्या देख लिए, जो कंडीशंस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, जिसमें क्या था? म्यूचुअल एक्सक्लूजन था, प्रोग्रेस था और बाउंडेड वेटिंग था। पहले हम लोग क्या देखे थे? पहले हम लोग देखे थे जो सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद हम लोग क्या देखे कि सिंक्रोनाइजेशन को, वो सब प्रॉब्लम जो आया था नहीं रहने से, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने से जो प्रॉब्लम आया था, वो सब प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोग को क्या क्या कंडीशन फॉलो करना होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये सब कंडीशन जब फॉलो करने के लिए जान लिए तो देखेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशन है और कौन कौन से सॉल्यूशन में ये सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है जो कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। क्या क्या रिक्वायर्ड था? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग, ये तीनों ही रिक्वायर्ड था ना। तो ये तीनों जो रिक्वायर्ड कंडीशन है ये किस में फुलफिल हो रहा है? कौन से सॉल्यूशन में? जो सॉल्यूशन में ये तीनों कंडीशन, जो सॉल्यूशन फुलफिल कर रहा है वो सही हो जाएगा सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन ये तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा वो गलत हो जाएगा। और एक और भी चीज है, जो ये तीनों कंडीशन जो हम बोले क्या क्या था? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, प्रोग्राम नहीं समझना तो प्रोग्रेस लिख देते हैं, प्रोग्रेस। इसके बाद क्या है? बाउंडेड वेटिंग। ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर जाए और हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर जो है सिस्टम का, इसके बारे में कोई भी एजम्पशन नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन में। मतलब जो सॉल्यूशन लिख रहे हैं वो हार्डवेयर के क्वालिटी, प्रोसेसर के क्वालिटी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर क्वालिटी, या प्रोसेसर के बारे में कुछ भी ऐसा एजम्पशन नहीं कि ए पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा तब ये सॉल्यूशन वैलिड है, ये नहीं होगा हार्डवेयर ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड हो। किसी भी सिस्टम में अगर सिंक्रोनाइजेशन करना हो तो ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि तीनों सेटिस्फाई भी कर जाए और उसके हार्डवेयर पर डिपेंड ना करे। तो ये क्या हो गया?
हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। तो चलो देखते हैं कितना तरह का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कितना तरह का होगा? कुछ सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन है, कुछ हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन है। जो कोई हार्डवेयर यूज कर लें वो है जो तीनों कंडीशन को फुलफिल करवा दे। कुछ सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट कर लें जिससे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग तीनों सेटिस्फाई कर जाए। एक प्रोग्रामिंग टाइप का भी सॉल्यूशन है, एक प्रोग्रामिंग टाइप का भी सॉल्यूशन है कि प्रोग्रामिंग करें उससे ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करवा लें। तो क्या क्या सॉल्यूशन है देखते हैं, पहले लिखते हैं फिर लाइन से सबको बताएंगे। ये सबका कोड है, कुछ सब कोड रन करवा कर दिखाएंगे। कोड याद नहीं करना है, लेकिन कोड कोई भी कोड नहीं याद करना है। जितना भी कोड अभी तक लिखे हैं आगे लिखेंगे, ये कोड नहीं याद करना है। कोड से कोई मतलब ही नहीं है। तो बोलो क्यों लिखवा रहे हैं? हम बता रहे हैं क्या कोड को कैसे रीड करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कोड में क्या चेंजिंग लाने से हम लोग को पता चलता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है या नहीं है, प्रोग्रेस है या नहीं है, बाउंडेड वेटिंग है या नहीं है। यही कंडीशन चेक करना है ना। तो तीनों कंडीशन को चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे? कोड को रन करवाएंगे। हो सकता है कोड में कहीं पे प्रीएम्पशन करना पड़े, क्योंकि प्रॉब्लम जब एराइज हुआ था वहां भी हम लोग क्या किए थे? प्रीएम्पशन ही किए थे, तभी प्रॉब्लम आया था ना। तो फिर से प्रीएम्पशन अलग अलग कोड में अलग अलग लोकेशन पर प्रीएम्प्ट करके देखेंगे कि तीनों सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, एमई, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग तीनों। तो कोड नहीं याद करना है। एग्जाम में तुमको कोड देगा, कोई भी एग्जाम में, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का भी हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव में तो रहेगा ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में कहीं भी रहे कोड तुमको दिया हुआ रहेगा, कोड लिखा हुआ है। तुमसे क्या पूछा जाएगा? जो एक कोड, एक पर्टिकुलर कोड मान लो P1 का है, पूछा जाएगा P1 सेटिस्फाई एमी और नॉट। फिर एक और सेटिस्फाई प्रोग्रेस और नॉट। फिर सेटिस्फाई बाउंडेड वेटिंग और नॉट। ये पूछा जाएगा। मतलब कोड को रन करवाना है, कोड देगा सामने, वो कोड को याद नहीं करना है। कोड याद करने का गलती भी नहीं करना, और याद करना मुश्किल भी है थोड़ा। क्यों याद करोगे फालतू का चीज? उतना दिमाग किसी और चीज में लगाया जाएगा। तो याद कहीं नहीं करना है, जान लो। कोड आएगा एग्जाम में, कोड को रन करवाना है, देखना है रन करवाने के समय में क्या क्या दिक्कत आ रहा है। हाँ, कैसे रन करवाना है अभी हम दिखाएंगे बहुत सारा कोड को। तो ये क्या है? सॉल्यूशंस है। इसमें क्या क्या सॉल्यूशन आएगा? इसमें कुछ कुछ रॉन्ग सॉल्यूशन भी होगा। रॉन्ग मतलब क्या? वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम लोग क्या चाहिए सिंक्रोनाइजेशन के लिए? तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। यहां साइड में लिख देते हैं कंडीशन को, एमई, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। ये तीनों कंडीशन किसके लिए है? सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए। तो यहां पर सॉल्यूशन में कुछ रॉन्ग सॉल्यूशन होगा एंड कुछ राइट सॉल्यूशन होगा। देखते हैं सॉल्यूशन कितना तरह का है। सॉल्यूशन में क्या है?
एक बताए सॉफ्टवेयर टाइप का है। सॉफ्टवेयर टाइप, इसमें एक है लॉक वेरिएबल्स, बी में स्ट्रिक्ट अल्टरेशन और डेकर्स एल्गो। उसके बाद क्या है, पीटरसन्स एल्गो। ये क्या है, ये है सॉफ्टवेयर टाइप का सॉल्यूशन। उसके बाद एक और सॉल्यूशन क्या आएगा, एक और सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन है जो हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन है। हार्डवेयर टाइप, तो हार्डवेयर टाइप में क्या होगा, हार्डवेयर टाइप में है एक ही टाइप का TSL इंस्ट्रक्शन सेट। मतलब TSL का मीनिंग क्या हुआ, टेस्ट एंड सेट लॉक। टेस्ट एंड सेट लॉक मतलब लॉक को चेक करेगा, फिर कुछ सेट करेगा, उसको कुछ वैल्यू उसमें, मतलब लॉक का वैल्यू को चेंज करेगा, एडिट करेगा उसके वैल्यू को। उसके बाद क्या है, थर्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप। इसमें क्या है, एक है काउंटिंग सेमाफोर, एक और है बाइनरी सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर। ये कितना तरह का सॉल्यूशन हुआ, 1 2 3। एक क्या है, सॉफ्टवेयर टाइप, इसमें लॉक वेरिएबल्स, स्ट्रिक्ट अल्टरेशन और डेकर्स एल्गो, पीटरसन्स एल्गो। एक और क्या है, हार्डवेयर टाइप, इसमें क्या है, TSL इंस्ट्रक्शन सेट। TSL का मतलब है टेस्ट एंड सेट लॉक। एक और क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप, जिसमें काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर है। उसके बाद एक फोर्थ टाइप का भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर, डिजाइन टाइप। इसमें क्या है, इसमें एक तरह का ही है क्या, मॉनिटर्स। बस यही इतना सॉल्यूशन है। ये पढ़ लिए तो हम लोग का समझो सिंक्रोनाइजेशन एंड हो गया। चलो इसके बाद पहला सॉल्यूशन को हम लोग रन करवाकर एनालाइज करते हैं। क्या क्या है देखो, सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉफ्टवेयर टाइप है, जिसमें क्या क्या 3 है, लॉक वेरिएबल, स्ट्रिक्ट अल्टरेशन और डेकर्स एल्गो। एक पीटरसन्स एल्गो है। एक और हार्डवेयर टाइप में है, TSL इंस्ट्रक्शन सेट मतलब टेस्ट एंड सेट लॉक। OS टाइप में 2 है, काउंटिंग सेमाफोर, बाइनरी सेमाफोर
और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर डिजाइन टाइप है जिसमें मॉनिटर्स है। बस इतना ही सॉल्यूशन है। इसमें कुछ सॉल्यूशन राइट है, कुछ रॉन्ग है। कौन राइट है, कौन रॉन्ग है? रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग हो रहा है? क्योंकि रॉन्ग होने का क्या कंडीशन है? रॉन्ग कैसे होगा कोई? रॉन्ग होने का मतलब है जो एमई, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग ये तीनों में से कोई ना कोई एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तभी वो रॉन्ग होगा। अगर तीनों सेटिस्फाई कर गया तो रॉन्ग नहीं होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सब सॉल्यूशन में कि किसमें सेटिस्फाई कर रहा है तीनों, किसमें नहीं कर रहा है। मतलब कि कोड को रन करवाएंगे, सबके कोड को रन करवाएंगे। और कोड को रन करवाना मतलब कि कोड को याद रखना नहीं होता है। कोड दिया हुआ रहेगा, उसको बस स्टेप बाय स्टेप रन करवाकर चेक करना है। तो बोलो करना क्या है? कोड तो कोई भी रन करवा लेगा? नहीं, इसमें सीखना ये चीज है कि कहां पर प्रीइम्पशन करें कि ये सेटिस्फाई ना हो। समझ रहे हो बात? कहां पर एक कोड है, मान लो 50 लाइन का कोड है, उसमें कौन से कंडीशन में कहां पर प्रीइम्पशन ऐसा करेंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं करे। तो बोलो एग्जाम में 50 लाइन का कोड आएगा? नहीं, एग्जाम में 2-4 लाइन का ही आएगा। 2-4 लाइन बहुत तो 8 लाइन रह जाए, उसमें किसी एक पार्टिकुलर 8 लाइन भी नहीं होता है, 5 लाइन मैक्सिमम, उससे ज्यादा आता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रीम्प्ट करोगे ना, किसी और प्रोसेस को पैरेलल में रन करवाओगे, फिर वो दोनों का जैसे ही प्रीइम्पशन से सीक्वेंस को चेंज करोगे, ये अगर नहीं सेटिस्फाई होना रहेगा तो शो करेगा कि नहीं है। और अगर हो गया सब जगह सेटिस्फाई, सारा पॉसिबिलिटी को कवर कर लिया, मतलब कि सेटिस्फाइड है। बस तीनों को ऐसे ही चेक करना है। तो बोलो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर प्रीइम्पशन करना है? तो इसी के लिए प्रैक्टिस करना है। इसी के लिए कोड को बहुत आसान से स्लोली हम रन करवा रहे थे। प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाले में क्या किए थे, हर स्टेप बाय स्टेप रन करवाए, कहाँ पर प्रिंट करके देखना था वो भी देखे, तो कुछ प्रॉब्लम वहां पर आया था। सेम वैसे ही इसमें जहां भी कोड होगा उसमें कोड को क्या करेंगे, कोड को रन करवाएंगे और कहीं पर प्रीइम्पशन लेंगे और चेक करेंगे, जितना पॉसिबिलिटी सोच सकते हो। मतलब दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि कौन से जगह में प्रीइम्पशन लें जहां से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। बस यही करना है। एग्जाम में क्या पूछेगा कि पर्टिकुलर कोड है, ए एमई सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रोग्रेस सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस यही पूछेगा। चलो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉक वेरिएबल्स।